जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लासोलैंड के यंग मास्टर बेंजर लुओ फेंग को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं, जिसे फेंग को सोचने के बाद एक कंडीशन पर एक्सेप्ट कर लेता है कि जब वो इस फाइट को जीत जाएगा तो उसे जायंट डिस्ट्रॉयर मॉन्स्टर के करीब जाने दिया जाएगा। और बेंजर ने भी उसकी इस कंडीशन को मान लिया था। अब आगे ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि लुओ फेंग और बेंजर एक दूसरे से फाइट करने के लिए बैटल अरीना में आ जाते हैं। और यहाँ पर मौजूद गोल्डन हॉर्न क्लैन का सारा क्राउड अपने यंग मास्टर बेंजर को ही सपोर्ट कर रहा होता है और जोर जोर से उन्हें चीयर कर रहा था। जबकि वही बैटल फील्ड में बेंजर अपने वेपन को बाहर निकालते हुए कहता है, मैं बेंजर डेफिनेटली अपनी गोल्डन हॉर्न क्लैन की डिग्निटी को जीतूंगा। और हमें देखने को मिलता है कि बेंजर भी यहाँ पर गोल्डली डिसेंडेड आर्मामेंट का इस्तेमाल कर रहा होता है। इसी के साथ लुओ फेंग भी अपने वेपन को बाहर निकालते हुए फाइट के लिए तैयार हो जाता है और फिर बैटल अरीना के आसपास एक पावरफुल बैरियर लगा दिया जाता है ताकि इनके आपस की फाइट की वजह से बाहर मौजूद ऑडियंस को जरा भी नुकसान न पहुंचे और सभी लोग अच्छे से इनकी बैटल को एंजॉय कर सके। वही एल्डर सेवंस इन दोनों के वेपन्स को देखते हुए कहते हैं, ये जगह गोल्डली डिसेंडेड आर्मामेंट की बर्थ प्लेस है जिसमें अनगिनत सीक्रेट टेक्निक्स हैं। जिस पर एल्डर को भी कहते हैं ये एक एक्साइटिंग मैच होगा। वहाँ मौजूद ऑडियंस जोर जोर से चिल्ला रही होती है, बेंजर इस पर हमला करो, इसे सबक सिखाओ। जबकि कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि ये बंदा गोल्डली डिसेंडेड आर्मामेंट को बेंजर के अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहा है, ये यकीनन हारेगा। इसी के साथ सारा क्राउड जोश से भर जाता है और जोर जोर से बेंजर का नाम चिल्लाने लगता है और सभी लोग इन दोनों के मैच को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। अब एल्डर सेवन से भी रहा नहीं जाता और वो इनके मैच को शुरू करवा देता है। मैच के स्टार्ट होते ही सबसे पहले बेंजर अपने गोल्डली डिसेंडेड आर्मामेंट की 6th फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखते हुए लुओ फेंग भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने गोल्डली डिसेंडेड आर्मामेंट की 6th फॉर्म को एक्टिवेट करता है। और इन दोनों के गोल्डली डिसेंडेड आर्मामेंट के स्वॉर्ड वर्ल्ड्स एक दूसरे के साथ टकराने लगते हैं और स्वॉर्ड वर्ल्ड के अंदर मौजूद सारी की सारी स्वॉर्ड्स एक दूसरे के साथ टकराते हुए लुओ फेंग और बेंजर एक दूसरे को ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई भी सप्रेस नहीं हो रहा होता कि तभी थोड़ी देर बाद हमें देखने को मिलता है कि लुओ फेंग की स्वॉर्ड्स यहाँ पर लड़खड़ाने लगती है। ये देखकर तो फेंग भी हैरान हो जाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए कहता है, क्रिटिकल। बेंजर का स्वॉर्ड वर्ल्ड यकीनन मुझसे ज्यादा स्ट्रोंगर है, पर इसके बावजूद भी फेंग हार नहीं मानता और अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए बेंजर के ऊपर माइंड अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन बेंजर के ऊपर उसका जरा सा भी इफेक्ट नहीं होता, बल्कि वो फौरन से लुओ फेंग के माइंड अटैक से बच जाता है। और फिर वो फेंग को फौरन से खत्म करने के लिए अपने स्वॉर्ड वर्ल्ड के 3rd लेवल को एक्टिवेट करते हुए फेंग के ऊपर जानलेवा अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से अब फेंग का स्वॉर्ड वर्ल्ड और भी ज्यादा कमजोर होने लग गया था। यहाँ ये देखकर अब फेंग को भी समझ आ चुका था कि इस तरह से तो मैं बेंजर से नहीं जीत सकता। इसीलिए हम देखते हैं कि फेंग ने अपने स्वॉर्ड वर्ल्ड को कंबाइन करते हुए एक बड़ी सी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड बना ली थी। और वहीं बेंजर भी बिल्कुल ऐसा ही करता है और ये दोनों ही अपनी इन बड़ी बड़ी स्वॉर्ड्स के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। और जैसे इन दोनों की ये स्वॉर्ड्स एक दूसरे के साथ टकराती है तो उनका पावर इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि पूरा का पूरा ग्राउंड शैटर हो जाता है और ग्राउंड के बड़े बड़े टुकड़े आसपास डिफेंसिव शील्ड लगे होने की वजह से पूरे के पूरे बैटलफील्ड के अंदर ही फैल जाते हैं। और यहाँ पर लुओ फेंग और बेंजर एक दूसरे के साथ स्पीड फाइटिंग करने लगते हैं, जिसमें ये दोनों ही अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी अपनी स्वॉर्ड्स के एक दूसरे के साथ टकरा रहे होते हैं और एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर भी लुओ फेंग ही वीक पड़ता हुआ नजर आता है। और इवन यहाँ पर थोड़ी देर की फाइट के बाद ही लुओ फेंग की स्वॉर्ड के अंदर क्रैक्स आने शुरू हो गए थे और फिर एक जबरदस्त अटैक के इम्पैक्ट की वजह से फेंग पीछे आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड के ऊपर पड़े हुए क्रैक्स को देखता है। फेंग को इस तरह से कमजोर पड़ता हुआ देखकर बाहर मौजूद ऑडियंस और भी ज्यादा जोश में आ जाती है और बेंजर भी खुश होते हुए कहता है, हाउ डिसअपॉइंटिंग, चलो मैं तुम्हें अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का टेस्ट करवाता हूँ। ये कहने के बाद बेंजर अपने गोल्डली डिसेंडेड आर्मामेंट की कई सारी मल्टीपल स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स बना लेता है और फिर उन्हें मर्ज करते हुए एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड बनाता है, जिसके ओरा का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि लुओ फेंग पीछे जाकर बैरियर के साथ लगता लगता बचता है। बेंजर अपने इस टेक्निक को नेम देता है थंडर स्वॉर्ड स्ट्राइक। ये कहते साथ ही वो तेजी के साथ लुओ फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जबकि लुओ फेंग अभी खुद को संभाल ही रहा होता है और वो भी बेंजर को अपनी तरफ आगे बढ़ता हुआ देखकर जल्दी से खुद को संभालती है उसके अटैक का सामना करने लग जाता है और इस बार दोबारा से इन दोनों के अटैक्स एक दूसरे के साथ टकराने लगते हैं। इसमें लुओ फेंग के अटैक में से भी थंडर रिलीज हो रहा होता है और फेंग ने यहाँ पर अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर भी लगा दी थी, लेकिन फिर भी बेंजर लुओ फेंग के ऊपर हावी हो रहा होता है। ये नजारा देखकर एल्डर सेवंस भी हैरान हो जाती है, जबकि लुओ फेंग अपनी पूरी जान झोंकते हुए अपने मन में कहता है, ये तो गोल्डली डिसेंडेड आर्मामेंट की एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है कि अब मुझे इसका सामना करने के लिए अपनी दूसरी पावर्स का इस्तेमाल करना होगा। ये कहते साथ ही फेंग अपने गोल्डली डिसेंडेड आर्मामेंट की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसकी सीक्रेट टेक्निक जो कि स्ट्रेंथन, उसकी हेल्प से अपनी पावर्स को बढ़ा लेता है।
जिसकी वजह से अब फैंग के वेपन के ऊपर गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के पैटर्न्स आने लगते हैं। यानी कि अब फैंग का ये अटैक भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। पर फिर भी फैंग के लिए बेंजर के अटैक का सामना कर पाना मुश्किल हो रहा था, तो वो इसमें अपने ब्लड वॉरियर्स की पावर्स को भी ऐड कर देता है। और फैंग के अपने ब्लड वॉरियर की पावर्स को एक्टिवेट करते साथ ही उसके पीछे से इतना ज्यादा ऑरा रिलीज होता है कि पूरी की पूरी एरिना ही शेक करने लगती है। और इवन एरिना के आसपास बने हुए पिलर्स में दरारें आने लग गई थी, जो देखकर ऑडियंस भी डरने लगती है कि कहीं ये एरिना कोलैप्स ना कर जाए। अब क्योंकि इन दोनों के अटैक्स ही बहुत ज्यादा पावरफुल थे और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता, तो इसकी वजह से इनके अटैक के अंदर से जितनी भी पावर निकल रही होती है वो सारी की सारी ऊपर आसमान की तरफ ही जाने लगती है। फैंग को हार ना मानता हुआ देखकर और उसके अटैक को इतना ज्यादा पावरफुल होता हुआ देखकर बेंजर शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। इसलिए अब उसके पास जितनी भी एनर्जी बची होती है वो अपनी सारी की सारी पावर को अपने इस अटैक में झोंक देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो लुओ फैंग भी बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो भी अपने अटैक के अंदर अपनी सारी की सारी पावर्स को झोंक देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लुओ फैंग का अटैक यहाँ पर ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और अब फैंग के अटैक के पावरफुल होने की वजह से बेंजर की स्वॉर्ड के अंदर क्रैक्स आने लगते हैं और वो एक झटके में टूटकर डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से बेंजर को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो पीछे जाकर एरिना में गिरता है। वो इस अटैक के इम्पैक्ट से खुद को किसी तरह से गिरते पड़ते संभालता है और शॉक हो जाता है, जबकि बाहर मौजूद ऑडियंस भी ये देखकर हैरान होती है कि एक ह्यूमन ने हमारे यंग मास्टर को कैसे हरा दिया। उन सभी को तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन ही नहीं आ रहा होता। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग ने अपने वेपन को बेंजर के सर पर आकर तान दिया था, यानी कि अब वो हार चुका है और उसके पास अटैक करने का भी कोई चारा नहीं बचा। इसी के साथ इन दोनों की बैटल यहाँ पर फिनिश हो जाती है और बैटल एरिना के ऊपर लगा हुआ बैरियर भी हटा दिया जाता है। तो इसीलिए अब लुओ फैंग भी अपने वेपन को डाउन करते हुए बेंजर की तरफ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है। उसे ऐसा करता हुआ देखकर सारी की सारी ऑडियंस हैरान परेशान हो जाती है, जबकि लुओ फैंग बेंजर से कहता है, तुम्हारे साथ फाइटिंग करना मेरे लिए ऑनर की बात है। इस पर बेंजर लुओ फैंग की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाने की बजाय अपना पंच जमीन पर मारते हुए कहता है, मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि तुम मेरे लिए ऐसा बोलो। जिस पर फैंग उससे कहता है कि तुम जिस तरह से गोल्ड सैनेट आर्मामेंट को इस्तेमाल कर रहे थे वो सुपर्ब था, इवन मैं भी उसे देखकर हैरान हो गया। ये तो मैं बमुश्किल जीत गया। पर अभी भी बेंजर लुओ फैंग की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाने से मुंह फेर रहा होता है, तो फैंग उससे कहता है, बेंजर मेरे यहाँ पर आने का मकसद तुम्हें हराना नहीं है। इवन सर्वाइवल का प्रिंसिपल है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वही रूल करेगा, लेकिन पूरे यूनिवर्स में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लैन कितना स्ट्रॉन्ग है। अपना एक और दुश्मन बनाने से बेहतर है कि एक और फ्रेंड बना लिया जाए। लुओ फैंग की ये बातें सुनकर तो बेंजर भी हैरानी के साथ लुओ फैंग की तरफ देखने लगता है और हम देखते हैं कि एल्डर सैमस भी लुओ फैंग की इन बातों से काफी इम्प्रेस होते हैं और फिर ग्रैंड एल्डर के साथ लुओ फैंग की मीटिंग करवाने के लिए चले जाते हैं। वहीं लुओ फैंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, हम लोग एनिमी नहीं है, ह्यूमंस और गोल्डन हॉर्न क्लैन भी एक दूसरे के एनिमीज नहीं है। फैंग की इन बातों से बेंजर को भी समझ आ जाता है कि ये बस एक फ्रेंडली फाइट थी, इसके रिजल्ट से हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं बन जाते। इसलिए वो भी खुशी खुशी फैंग की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे विनर अनाउंस करते हुए बहुत ही खुशी के साथ कहता है, तुम लोगों ने सुना, इनवॉय लुओ फैंग ने कहा है ह्यूमंस और गोल्डन हॉर्न क्लैन एक दूसरे के एनिमीज नहीं है। अपने यंग मास्टर की ये बात सुनकर सारा का सारा क्राउड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जोर जोर से बेंजर और लुओ फैंग के नाम के नारे लगाने लगता है और पूरा का पूरा क्राउड अब पूरी तरह से लुओ फैंग का साथ देने लगता है। ये देखकर फैंग भी काफी खुश होता है। इसी के साथ सीन कट होकर हम देखते हैं कि लुओ फैंग, डेलन और यंग मास्टर बेंजर चलते हुए कहीं जा रहे होते हैं, जहाँ डेलन लुओ फैंग को बताता है एल्डर सैमस ओल्ड पैट्रियार्च को रिपोर्ट देने के लिए गए हैं। जब आप जायंट डिस्ट्रॉयर मॉन्स्टर के पास से होकर आ जाएंगे तो वो आपको ओल्ड पैट्रियार्च के पास मीटिंग के लिए ले जाएंगे। अब सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि लुओ फैंग, डेलन और बेंजर जायंट डिस्ट्रॉयर मॉन्स्टर की फॉर्मेशन के पास आ जाते हैं, जहाँ पर उसे कैद किया गया है। यहाँ आते ही सबसे पहले उन्हें जायंट डिस्ट्रॉयर मॉन्स्टर की एक जोरदार खूंखार रोर सुनने को मिलती है। इसकी इतने ज्यादा करीब होने की वजह से इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि लुओ फैंग, डेलन और बेंजर को यहाँ पर उसका सामना झुककर और बड़ी मुश्किल के साथ करना पड़ता है। और फिर रोर और उसके इम्पैक्ट के खत्म हो जाने के बाद बेंजर लुओ फैंग को बताता है हाल ही में जायंट डिस्ट्रॉयर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया है और ये अक्सर ही फॉर्मेशन को तोड़कर आजाद होने के लिए अटैक करता रहता है। इनवॉय लुओ, अगर आप इसकी फॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसकी अटैक रेंज में चले जाएंगे और वहाँ पर आपकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है, इसीलिए वहाँ आपकी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं होगी। तो फैंग आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, तुम फिक्र मत करो, तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माने जाओगे क्योंकि ये मेरा अपना फैसला है। ये कहते हुए लुओ फैंग फॉर्मेशन के अंदर जाना शुरू कर देता है और डेलन भी उसके साथ साथ जा रहा था, पर लुओ फैंग उसे रोक देता है और फिर खुद जायंट डिस्ट्रॉयर मॉन्स्टर की फॉर्मेशन के अंदर इंटर हो जाता है। उसे आता हुआ देखकर जायंट डिस्ट्रॉयर मॉन्स्टर, जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में है और इंजर्ड है, वो खुद को संभालते हुए अपनी एनर्जी जुटाते हुए लुओ फैंग को देखकर उसके ऊपर एक जोरदार रोर करता है।
फेंग उसकी पावर्स को फील करते हुए कहता है, वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेशर। हालांकि ये मॉन्स्टर अभी वर्ल्ड मास्टर लेवल की पीक पर है, लेकिन इसकी ट्रू एबिलिटी ऐसा लगता है कि इमोर्टल लेवल को मैच कर सकती है। वहीं वो मॉन्स्टर जो कि इंसानों की तरह बात कर सकता है वो कहता है, ह्यूमन मेरे नजदीक मत आना। ये कहते साथ ही वो अपनी टाइम को रोकने वाली एक टेक्निक का भी इस्तेमाल कर देता है, जो फैंग को भी रियलाइज हो चुका था, इसीलिए वो भी फौरन से डिफेंसिव पोस्चर में आ जाता है। और वहीं उस मॉन्स्टर की इस टेक्निक की वजह से फॉर्मेशन के अंदर की हर एक चीज रुक जाती है, लेकिन उस फॉर्मेशन के पावरफुल होने की वजह से उस मॉन्स्टर की इस टेक्निक का इफेक्ट यहाँ बाहर नहीं होता। पर फिर भी इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि डेलन और बेंजर दोनों के लिए ही इस अटैक के इम्पैक्ट से ही बच पाना मुश्किल हो रहा था। डेलन तो फिर भी इसके सामने सही से रुक पा रहा होता है, लेकिन बेंजर बेचारे की हालत खराब हो रही थी। और वो यहाँ साथ ही साथ डेलन को बताता भी है, ये जायंट डिस्ट्रॉयर मॉन्स्टर अपनी यूनिक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, जो है टाइम स्टॉप। एक बार इसके रिलीज होने पर इमोर्टल लेवल के नीचे का आदमी इसके साथ फाइट बैक करने की कोशिश नहीं कर सकता। वहीं फैंग भी जायंट डिस्ट्रॉयर मॉन्स्टर की इस टेक्निक का सामना करते हुए कहता है, ये अपनी टाइम डोमेन का इस्तेमाल कर रहा है। इवन इसकी इस टेक्निक से मेरा ब्लड फ्लो भी तकरीबन रुक चुका है। हाउएवर, भले इसने मेरी मूवमेंट को रोक दिया हो, लेकिन ये मेरे माइंड अटैक को नहीं रोक सकता। अगर ये भी इंसेक्ट क्लैन के अगेंस्ट ग्रज रखता हुआ तो मैं इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ अपनी दूसरी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए। ये कहते ही फैंग अपनी स्पिरिचुअल अटैक का इस्तेमाल करते हुए उस जायंट डिस्ट्रॉयर मॉन्स्टर के माइंड में घुस जाता है, वो भी अपने गोल्डन बीस्ट के अपीयरेंस के साथ, जहाँ ये दोनों ही अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए एक दूसरे के साथ टकराने लगते हैं। और वो जायंट डिस्ट्रॉयर मॉन्स्टर गोल्डन बीस्ट को देखते हुए कहता है, तो ऐसा लगता है कि हम दोनों ही सेम हैं। मैंने इस फेमिलियर फीलिंग को पिछले 2000 एरा से महसूस नहीं किया। मॉन्स्टर की ये बात सुनकर फैंग कहता है, 2000 एराज, ये तो तकरीबन 20 मिलियन ईयर्स बनते हैं। इतने लंबे अरसे तक अपनी आजादी का इंतजार करते करते इसकी तो उम्मीद ही खत्म हो चुकी होगी। यही वजह है कि ये अब इतना ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है। अब ये सब सोचने के बाद फैंग उस मॉन्स्टर के आसपास घूमते हुए उससे कहता है, अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हारी इस फॉर्मेशन को तो नहीं तोड़ सकता। अगर मैं ऐसा कर पाता तो मैं जरूर तुम्हारी हेल्प करता, लेकिन मैं तुम्हें मेंटल ट्रेनिंग के लिए टेक्निक्स दे सकता हूँ। अगर तुम पीस ऑफ माइंड मेंटेन कर पाते हो तो तुम जल्दी ही इमोर्टल लेवल का ब्रेक थ्रू कर पाओगे, ताकि ओल्ड पैट्रियार्च तुम्हें रिलीज करने के लिए अपनी प्रॉमिस को पूरा करें। फैंग की ये बात सुनकर वो मॉन्स्टर जोर जोर से इविल्स की तरह हंसते हुए कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, उन्होंने मुझे यहाँ पर कैद किया है। जब तक मैं उनसे इसका कई गुना ज्यादा तक वसूल नहीं कर लेता, मुझे पीस नहीं मिलेगा, और इन्हें सजा देकर ही मेरे दिल को सुकून पहुंचेगा और मैं आराम महसूस कर सकूंगा। इतने में ही उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो दोबारा से बैक टू नॉर्मल हो जाता है और बुरी तरह से एग्जॉस्ट होकर नीचे गिर जाता है। अब उसकी टाइम स्टॉपिंग एबिलिटी भी रुक चुकी होती है, जिसकी वजह से बाहर डेलन और बेंजर के ऊपर से भी प्रेशर हट जाता है। तो डेलन फौरन से लुओ फैंग को बचाने के लिए फॉर्मेशन के अंदर जाने लगता है, पर बेंजर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे रोक देता है। इसीलिए वो भी बेचैन होते हुए लुओ फैंग के वापिस आने का इंतजार करने लग गया था। वही फॉर्मेशन के अंदर वो मॉन्स्टर लुओ फैंग से कहता है, मैंने इतने लंबे अरसे के बाद अपने जैसे फेमिलियर एक फिगर को देखा, ये काफी है, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। इस पर फैंग उससे कहता है, तो फिर एक आखिरी बार प्लीज मेरी रिक्वेस्ट को पूरा करो। और दोस्तों, हम सब तो जानते हैं कि लुओ फैंग की रिक्वेस्ट क्या है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताएं। चले फिर भी मैं भी बता देता हूँ। तो फैंग की रिक्वेस्ट है उस मॉन्स्टर का एक बाल, ताकि वो टाइम और रीजन लो को और भी अच्छे से स्टडी कर पाए।